क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज से हम एक नए टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं और आज से हमारा टॉपिक जो है वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है। और गुज़िश्ता क्लासेस के अंदर हमने आपको बता दिया है कि टेंसेस किस तरह से थे, प्रेजेंट के तमाम टेंसेस सिखा दिया आपको, पास्ट के जरूर सिखा दिए, फ्यूचर के सिखा दिए। टेंसेस सिखाना इसलिए जरूरी थे क्योंकि अगर देखा आपको टेंसेस नहीं आते तो आपको पैसिव समझ में नहीं आएंगे और पैसिव आप बना नहीं सकते, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि आज से हम स्टार्ट करें एक्टिव पैसिव, लेकिन एक्टिव पैसिव को समझने के लिए पहले आपको जो है अपने टेंसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करने होंगे, आपको अपने टेंसेस जो है वो बेहतरीन लेके चलने होंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम आपको सिखाने लगे एक्टिव पैसिव। तो हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक्टिव से पैसिव वाले टेंसेस बना के सिखा दें कि सब्जेक्ट यहाँ लिखा जाएगा, वर्ब यहाँ लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट आखिर में लिखा जाएगा, सही नहीं, या शुरू में लिखा जाएगा। ये सारी बातें आज हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम आपको हर हर चीज का मतलब बताएंगे। और ये बेसिकली आज जो है हमारा इंट्रोडक्शन है बेसिकली एक्टिव और पैसिव के हवाले से। यानी कि आज हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे इसके बारे में जो शायद आपको नहीं पता होंगी, ठीक है ना। तो वो चंद चीजें क्या है हम आपको बताते देखें। सबसे पहले तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव होता क्या है और पैसिव होता क्या है, यानी व्हाट इज एक्टिव और व्हाट इज पैसिव। तो आज का हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। क्योंकि देखें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। और आप ही जानते हैं अगर आपको यही नहीं पता कि एक्टिव है क्या और पैसिव क्या है तो फिर आपके बनाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली जो है ना स्टूडेंट्स को सिर्फ सिखा दिया जाता है कि भाई इस तरीके से पैसिव बनेगा, इस तरीके से एक्टिव बनेगा, सही ना। लेकिन उन तालिबे इल्मों को उसका मतलब ही नहीं पता होता, ठीक है ना। तो देखें एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, आज हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। प्लस एक्टिव बनता क्यों है और पैसिव बनता क्यों है, कोई ना कोई रीजन तो होगा ना भाई। देखिए ना, अगर सारे काम एक्टिव से चल जाते तो हमने पैसिव क्यों बनाया, तो पैसिव बनाने का भी कोई ना कोई रीजन होता है। तो क्यों बनाते हैं एक्टिव, क्यों बनाते हैं पैसिव, ये भी हम आज आपसे डिस्कस करेंगे कि व्हाई एक्टिव और व्हाई पैसिव, कि एक्टिव क्यों बनता है और पैसिव क्यों बनता है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी बात जो हम डिस्कस करेंगे कि कब एक्टिव बनता है और कब पैसिव बनता है, और कब एक्टिव नहीं बनता है और कब पैसिव नहीं बनता है, सही ना। क्योंकि नॉर्मली तालिब इल्मों को बस सिखाया जाता है कि भाई एक ये सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस है, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट कर दें और इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। सवाल ये है उस तालिब इल्म को पता होना चाहिए ना कि ये एक्टिव है तो क्यों नहीं एक्टिव, सही ना। और अगर इसको पैसिव बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं पैसिव, सही ना। तो एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर एक्टिव हम क्यों बना रहे हैं, सही है ना, ऐसी क्या वजह है कि हमें एक्टिव बनाना पड़ रहा है। फिर हम पैसिव क्यों बना रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि हमें पैसिव बनाना पड़ रहा है, क्या रीजन है, क्या ऐसी मजबूरी है हमारी जो एक्टिव से नहीं पूरी हो सकती, हमें पैसिव भी बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद तालिब इल्म हमेशा ये समझते हैं कि हर एक्टिव का पैसिव बन जाता है, तो याद रखिएगा हर एक्टिव का पैसिव नहीं बनता। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि कब एक्टिव बनता है और कब पैसिव बनता है और कब एक्टिव नहीं बन सकता और कब पैसिव नहीं बन सकता, आज हम आपको ये भी बताएंगे, ठीक है। और फिर एट द एंड फाइनली हम आपको ये सिखाएंगे कि एक्टिव कैसे बनता है और पैसिव कैसे बनता है, यानी हाउ, हाउ मींस कैसे। तो कैसे एक्टिव बनेगा और कैसे पैसिव बनेगा हम आपको ये भी सिखाएंगे आज, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कहां की तरफ कि भाई ये एक्टिव है क्या और पैसिव है क्या। तो सबसे पहले हम ये बात डिस्कस करते हैं कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। अच्छा, इसको पढ़ाने के लिए, बताने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आपके सामने, थोड़ा फनी सा सेंटेंस है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है ना, कोई इस बात का बुरा ना माने, ठीक है ना। सिर्फ एक जस्ट समझाने के लिए एक मजाकिया सेंटेंस हम आपके सामने लिखते हैं, ठीक है। और वो सेंटेंस देखें ये है, ये देखिए हमने लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, अम्मी, ठीक है, और ये लिखा हुआ है अब्बू, और फिर ये लिखा हुआ है, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा हमने कि अम्मी जो है वो अब्बू को मारती हैं, ठीक है। अब ये कोई सीरियस ना ले, सही ना, ये एक मजाक का सेंटेंस है, तफरी का सेंटेंस है। इस सेंटेंस को लिखने का सिर्फ मकसद ये है आपको एक्टिव और पैसिव समझाना, ठीक है ना, कोई किसी का तस्लील करना है, मजाक उड़ाना नहीं, सिर्फ एक फनी सा सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने कि अम्मी जो है अब्बू को मारती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इस सेंटेंस पे हम गौर करें तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस के अंदर कोई एक्शन होना चाहिए, और एक्शन यहां पर क्या है, मारना,
तो अंग्रेजी लैंग्वेज में जो एक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अगर एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो कोई ना कोई परफॉर्म भी कर रहा होगा इस एक्शन को। तो इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है, वो अम्मी परफॉर्म कर रही है, और जो परफॉर्म करने वाला होता है वो बेसिकली कौन होता है, वो सब्जेक्ट होता है इंग्लिश की डेफिनेशन में। और प्लस जब अम्मी ये एक्शन को परफॉर्म कर रही है तो इस एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है, वो बेचारे अब्बू हैं, सही ना। तो लॉजिक क्या है समझाने की, ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। अब सवाल ये सर क्यों कह रहे हैं इसको एक्टिव वॉइस, तो हम आपको इसी का जवाब देते हैं। देखें, हर वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहा हो, सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो, हर वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो वो क्या कहलाता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। हर वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो वो क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। या यूं कह लें, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो आपका, सही है, वो क्या कहलाता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, अब इसी का जवाब हम आपको यही कहीं दे देंगे कि क्यों एक्टिव कहला रहा है, सही ना। ऐसी क्या वजह है कि इसको हम एक्टिव कह रहे हैं, तो याद रखिएगा हर वो सेंटेंस जिसके अंदर आप सब्जेक्ट को क्या करें, सब्जेक्ट को हाईलाइट करें, यानी यूं समझ लें कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू हो, वो ही क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हम एक्टिव क्यों बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि हम सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए क्या बनाते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, हर वो सेंटेंस जिसमें एक्टिव क्या होता है, तो हर वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाता है वो एक्टिव वॉइस होता है। कोई और पूछे आपसे कि भाई नहीं ये एक्टिव है क्या, तो आप बता सकते हैं कि हर वो जुमला जिसमें सब्जेक्ट के लिए बनाया जाए, जिसको सब्जेक्ट के लिए बनाया जाए, जिसमें सब्जेक्ट को एक्टिव किया जाए, जिसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जाए, वो क्या कहलाता है, वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। कोई आपसे पूछ ले भाई एक्टिव वॉइस क्यों बनाते हैं, तो सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, सही। और प्लस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनकी कोई हैसियत नहीं होती, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि एक्टिव वॉइस बनते ही किसके लिए हैं, सब्जेक्ट के लिए बनते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं बनते। इसीलिए अगर एक्टिव वॉइस टेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिएगा एक्टिव क्या होते हैं, ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, या ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट किया जा रहा हो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और प्लस एक्टिव वॉइस क्यों बनाया जाता है, तो हमने आपको बता दिया कि हर वो सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा हो, जिसमें सब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो, जिसमें सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बतानी हो, तो वो एक्टिव वॉइस कहलाता है और एक्टिव वॉइस बनता है। ठीक है, और फिर रिमाइंड कराता हूं कि एक्टिव वॉइस टेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि ये बनता ही किसके लिए, सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए बनता है। ठीक है, अच्छा, अब इसी सेंटेंस को अगर हम यूं घुमा दें किस तरीके से कि एक और फनी सा टेंस लिख रहे हैं, किसी की दिलादारी के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ एक जस्ट जोकिंग के तौर पर, ताकि बच्चों को याद भी रह जाए और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है कि अब्बू पिट रहे हैं, सही। जब यहाँ पे लिखा था अम्मी अब्बू को मारती हैं, सही ना, यहां से हमने अम्मी को गायब कर दिया, सिर्फ लिख दिया अब्बू पिट रहे हैं। ठीक है, अब लॉजिकल बात क्या है, इस पूरे सेंटेंस के अंदर एक्शन क्या है, पिटना। और आप जानते हैं जो एक्शंस होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। और जब कोई एक्शन हो रहा है तो यकीनन एक्शन को परफॉर्म करने वाला यानी सब्जेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पर जो काम करने वाला है वो हमें नजर नहीं आ रहा कि इस एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है। इसका मतलब यह है इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस एक्शन को रिसीव करने वाला यानी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, हम पैसिव कहेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई व्हाट इज पैसिव वॉइस, तो आप बता सकते हैं कि हर वो सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो रहा हो, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे भाई पैसिव हम क्यों बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम पैसिव बनाते हैं, सही। कोई आपसे पूछे भाई पैसिव होता क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक्टिव हुआ हो, सही ना, उसको क्या कहते हैं, उसको पैसिव कहते हैं।
ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट एक्टिव हुआ हुआ हो उसको क्या कहते हैं, उसको पैसिव कहते हैं। या ऐसा सेंटेंस जो एक्टिव से सॉरी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो उसको क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। और प्लस पैसिव वॉइस क्यों बनाया जाता है, तो ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए पैसिव वॉइस बनाया जाता है, या ऑब्जेक्ट के ही लिए क्या बनाया जाता है, पैसिव वॉइस बनाया जाता है। इसीलिए जिस तरह एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट की कोई हैसियत नहीं थी, इसी तरीके से पैसिव के अंदर सब्जेक्ट की कोई हैसियत नहीं होती, क्योंकि पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट के लिए, इसलिए सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, और एक्टिव वॉइस बनता है सब्जेक्ट के लिए, इसलिए ऑब्जेक्ट की कोई वैल्यू उसके यहां नहीं होती। सही। तो होपफुली आपको ये दो बातें क्लियर हुई होंगी कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, और एक्टिव क्यों होता है और पैसिव क्यों होता है। ठीक है। अब इसके बाद अगर ये वाली बात आपके समझ में आ रही है तो हम आपको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं कि कब एक्टिव बनेगा और कब एक्टिव नहीं बनेगा, और कब पैसिव बनेगा और कब पैसिव नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए हमने आपको पहले ही समझा दिया कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट हाईलाइटेड होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, तो वही जुमला जो है वो एक्टिव हो सकता है। सही ना। और अगर किसी जुमले के अंदर सब्जेक्ट नहीं है तो वो कभी एक्टिव हो ही नहीं सकता, वो क्या बनेगा, वो हमेशा पैसिव बनेगा। सही। तो अब हम बात कर रहे हैं व्हेन। अच्छा, व्हेन का जो टॉपिक है कि कब एक्टिव बनता है, कब नहीं बनता है, कब पैसिव बनता है, कब नहीं बनता है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल्ड है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा डिटेल है, तो हम आपको सबसे पहले सिखाते हैं। ठीक है ना, कि कब एक्टिव बनेगा और कब पैसिव नहीं बनेगा, और ये कब पैसिव बनेगा। देखिए जब भी आप एक्टिव टू पैसिव जा रहे होते हैं, जब भी आपको क्या करना होता है, एक्टिव से पैसिव बनाना होता है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। ये जनरल फॉर्मूला है फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। अगर आप एक्टिव से पैसिव जाना चाहते हैं या पैसिव बनाना चाहते हैं तो पैसिव बनाने का ये जनरल फॉर्मूला है। सही। जिसमें ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि जब जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो वो प्रेजेंट के पैसिव का अलग लिखवाते हैं, पास्ट के पैसिव का फॉर्मूला अलग लिखवाते हैं, फ्यूचर के पैसिव फॉर्मूला अलग लिखवाते हैं, कंटीन्यूअस के पैसिव फॉर्मूला अलग लिखवाते हैं। अगर देखा जाए ना ऑफिशियली तौर पर, तो कोई भी सेंटेंस हो फॉर्मूला यही रहता है, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। बस यूं समझ लें कि जब जब हमें सेंटेंस चेंज करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करने पड़ते हैं, अदरवाइज कुछ भी चेंज नहीं होता। सही ना। जब भी आपको पैसिव बनाना है तो आपको ये जनरल फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है, और टेंसेस के लिहाज से, यानी अगर आप प्रेजेंट का बना रहे हैं तो इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। अगर आप पास्ट का पैसिव बना रहे हैं तब भी फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएंगे। और अगर आप फ्यूचर के टेंसेस बना रहे हैं तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। सही ना। तो पहली बात जो हम आपको बताने लगे कि कब पैसिव बनता है और कब पैसिव नहीं बनता है, तो देखें पैसिव बनाने का जो फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, ऑब्जेक्ट से। तो पहली तो बात ये कंफर्म हो गई कि अगर हम एक्टिव बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, और अगर पैसिव बनाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। यानी कि कब पैसिव बनेगा और कब पैसिव नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा अगर जुमले में ये 5 चीजें होंगी तो जुमले का पैसिव बन जाएगा। सवाल ये सर, ये 5 चीजें होना क्या लाजमी है? जी नहीं, ये सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला है जिसमें आपको 5 चीजें नजर आ रही हैं पैसिव बनाने के लिए, लेकिन इन 5 चीजों का लाजमी होना जरूरी नहीं है। कितनी चीजों का लाजमी होना जरूरी है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का लाजमी होना जरूरी है पैसिव बनाने के लिए। अगर आप पैसिव बनाना चाहते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो आपको उस सेंटेंस में 5 चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 2 चीजें उसमें से आइडेंटिफाई करनी है, 2 चीजें ढूंढनी है अगर आप पैसिव बनाना चाहते हैं तो। सही। तो 2 चीजें कौन कौन सी हैं देखें। पहली चीज तो है आपका ऑब्जेक्ट, यानी आपके पास ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी अभी आपको यहां बताया है कि पैसिव हम बनाते किस चीज के लिए, हम ऑब्जेक्ट के लिए पैसिव बनाते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आप पैसिव कैसे बनाएंगे? सही। तो पहली बात क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट होना लाजमी है। अगर आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट होना लाजमी है।
अगर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप पैसिव नहीं बना सकते। एक्टिव तो बन जाएगा उसका लेकिन पैसिव नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो लाजमी है आपके लिए वो है वर्ब, यानी आपके पास वर्ब होना लाजमी है, यानी ये दो चीजें लाजमी आपके पास होनी चाहिए अगर आप बनाना चाहते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए 5 चीजें होनी जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें होनी जरूरी है, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आपका पहला कदम है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो आपका पैसिव स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आपके पास वर्ब लाजमी होना चाहिए, भले वो किसी भी फॉर्म में हो, फिर हम उसको थर्ड फॉर्म बना लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, सही है, ठीक है जी। तो देखें, अब आपको ये बात तो क्लियर हो गई, पहली बात कि कब पैसिव बनेगा। तो कब पैसिव बनेगा, जब आपके पास 2 चीजें लाजमी होंगी, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इन दोनों में से कोई एक भी चीज अगर मिसिंग है सेंटेंस में से तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई आपको, सही। अच्छा, अब मसला आ गया कि भाई ऑब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, वर्ब को पहचानना तो बड़ा आसान होता है। अब बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, और बहुत सारे बच्चों को शायद ऑब्जेक्ट पहचानना आता भी नहीं है। तो हम आपको यहां पे सिखाते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। देखें, अगर मैं लिखता हूं आई लाइक टू राइट हिम अ लेक्चर, सही। अब मैंने सेंटेंस लिख दिया आई लाइक टू राइट हिम अ लेक्चर। अब सवाल यह है, अगर मैं पूछूं आपसे आई क्या है, लाइक क्या है, टू क्या है, राइट क्या है, हिम क्या है, आ क्या है और लेक्चर क्या है, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो नहीं बता पाते कि ये तमाम चीजें क्या है। देखें, तो मैं आपको इसे समझाने के लिए जरा यहां पर आपके सामने थोड़ा प्रोनाउंस बताता, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रोनाउंस नहीं पता होते, सही है ना। प्रोनाउंस तो आपने सुने होंगे, हर वो चीज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होती है वो प्रोनाउंस कहलाते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सही जी। एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सही है, और एक पोजेसिव प्रोनाउन होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन होता है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैंने फिलहाल आपके सामने 3 लिखे हैं। तो मैं जानता हूं आई, सही है, मी और माय, और फिर उसके बाद ही, हिम और हिज, फिर उसके बाद शी, हर और हर, उसके बाद यू और योर, फिर उसके बाद वी, अस और आर, और फिर उसके बाद दे, फिर देम और देयर। तो इट भी होता है, सही है, एट और इट्स, ठीक है जी। तो ये टोटल प्रोनाउंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो अब मैं आपको यहां से बताना शुरू करता हूं कि आई बेसिकली क्या है। अच्छा, बहुत सारे तालिब इल्म क्या डेफिनेशन बताते हैं सब्जेक्ट की, वो कहते हैं सर ऐसा कोई भी लफ्ज या ऐसी कोई चीज जो एक्शन परफॉर्म कर रहा हो वो सब्जेक्ट कहलाता है। भाई मिसाल के तौर पर अब यहां पे आई लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है, यहां तो कोई एक्शन ही नहीं, सिर्फ आई लिखा हुआ है। तो क्या अब ये सब्जेक्ट नहीं है कि ये काम करेगा तभी सब्जेक्ट होगा ये? तो बेटा याद रखिएगा हमेशा कि आई जो है वो हर हाल में सब्जेक्ट कहलाएगा, चाहे ये वर्क करे चाहे वर्क ये ना करे। तो लॉजिक क्या है, आई जो है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, लाइक तो सबको पता है वर्ब होता है, ठीक है, राइट करना लिखना ये भी वर्ब होता है। टू जो है वो प्रेपोजिशन होता है, आपको यकीनन पता होगा प्रेपोजिशन को, ठीक है। तो जितने भी एक्शंस होते हैं, सही है, वो क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अब हम आ जाते हैं हिम के बारे में। अब बहुत सारे तालिब इल्म कंफ्यूज होते हैं और गलत एक कॉन्सेप्ट भी उनके पास क्या है, वो कहते हैं भाई वर्ब के बाद जो भी होगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता, सही ना। ये कोई कंफर्म नहीं होता कि वर्ब के बाद जो चीज लिखी हुई होगी वो ऑब्जेक्ट होगी। तो देखिए, मान लो जुमला और लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं कि शी कुक्स वेल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं शी जो है सब्जेक्ट है, कुक्स वर्ब है, तो क्या मैं वर्ब के बाद इस वेल को ऑब्जेक्ट कह दूं क्या? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये तो एडवर्ब है, सही ना। तो लॉजिक क्या है समझाने की कि देखो हमेशा ये याद रखा करो कि वर्ब के बाद, हाँ ठीक है,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन वर्ब के बाद जो भी लिखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो ऑब्जेक्ट पहचानने का हम आपको तरीका बताते हैं, देखें। अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है हिम को मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा, क्यों कहूंगा? क्योंकि आप देख सकते हैं ये हिम लिखा हुआ है यहां पर, और हिम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, सही। हिम जो है बेसिकली क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिहाजा ये क्या कहलाएगा? ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो मैंने हिम को क्या कह दिया? ऑब्जेक्ट कह दिया। अब आ जाते हैं अ लेक्चर। वैसे तो ए को अगर हम देखें तो ये आर्टिकल कहलाता है, सही ना, लेकिन ए लेक्चर से मुराद ये पूरा एक ही वर्ड समझ लेते हैं हम। अब इस लेक्चर को क्या कहेंगे? लेक्चर का मतलब ये तो एक नाउन दिया हुआ है। अब इसे हम क्या कहें? इसको हम ऑब्जेक्ट कहें, नहीं कहें, क्या कहें? तो देखिए, ऑब्जेक्ट पहचानने का बेहतरीन तरीका क्या है? ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए सबसे पहले आप कहां चले जाएं? वर्ब के पास चले जाएं। अगर आप सही तरीके से ऑब्जेक्ट पहचानना चाहते हैं तो आप चले जाएं वर्ब के पास। अब दो वर्ब है आपके पास, लाइक टू राइट। लाइक, देखिए, तो हम ये बता रहे हैं आपको, जैसे लाइक और राइट। अगर लाइक टू राइट का मतलब देखें तो क्या बनता है? लाइक टू राइट से मुराद लिखना पसंद है। लाइक का मतलब पसंद और राइट का मतलब लिखना, लिखना पसंद है। तो अब मैं आपको क्या सिखाने लगा हूं कि हमें ऑब्जेक्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। देखें, अगर कोई प्रोनाउन लिखा हुआ आता है तो वो तो आपको प्रोनाउंस याद होने चाहिए, सही ना। अगर आपको प्रोनाउंस याद है तो आप फौरन समझ सकते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट्स हैं और ये ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर प्रोनाउन के बजाय कोई नाउन आ जाता है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं? तो उसके लिए आपको बता रहा हूं मैं ये तरीका कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट फाइंड करना होता है तो आप जाइए पहले वर्ब के पास, और वर्ब की जो मीनिंग होगी उस मीनिंग से आप एक सवाल करें, और वो सवाल क्या है? व्हाट। कि भाई लिखना पसंद तो है, लेकिन क्या लिखना पसंद है? तो जवाब मिलेगा क्या? अ लेक्चर, कि हमें लेक्चर लिखना पसंद है, ठीक है ना। तो लॉजिक दोबारा समझ लें। अगर आप ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं प्रोनाउन के अलावा, अगर कोई नाउन आया हुआ है और आप ये देखना चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? आपको वर्ब के पास जाना पड़ेगा, वर्ब की मीनिंग के पास जाना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है लाइक टू राइट, लिखना पसंद है, तो लिखना पसंद तो है, लेकिन क्या लिखना पसंद है? तो जवाब मिला हमें अ लेक्चर, के लेक्चर लिखना पसंद है। तो सवाल ये हुआ कि जो लेक्चर है ये बेसिकली क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है आपके पास। तो सवाल ये है कि सर पैसिव बनाने में तो एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, यहां तो दो दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो जी हां, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, दो वर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। यानी प्लूरल सब्जेक्ट तो हो सकता है लेकिन दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर यहां मैं लेक्चर दे रहा हूं, तो यहां पर एक टाइम में एक ही टीचर लेक्चर दे सकता है। ये नहीं कि मैं भी पढ़ा रहा हूं दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा है यहां पे। तो एक ही एक्शन को दो बंदे, सही में, दो सब्जेक्ट्स के तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकते। सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, सही ना, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन आप ये कहें कि एक क्लास में एक ही टाइम पर एक ही बोर्ड पर खड़े होकर दो टीचर लेक्चर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो पता ही चला दो ऑब्जेक्ट पॉसिबल है। तो सवाल ये है सर हम पैसिव किससे बनाएं? इस ऑब्जेक्ट से बनाएं या इस ऑब्जेक्ट से बनाएं? तो ये आपकी मर्जी होती है कि आप लेक्चर से बना सकते हैं और हिंट से बना सकते हैं, दोनों से ही पैसिव बन जाएगा, सही है, लेकिन अलग अलग बनेगा, ठीक है। और दोनों के तरीके में हल्का सा माइनर सा फर्क होगा, वो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको सिखा देंगे। तो होपफुली आपको ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया होगा। और क्योंकि पैसिव बनाने में सिर्फ ऑब्जेक्ट पहचानना ही कमाल होता है, सही ना। जिसने सही ऑब्जेक्ट पहचान लिया वो सही पैसिव बनाएगा, और जिसे ऑब्जेक्ट पहचानना नहीं आता वो कभी भी सही पैसिव नहीं बना सकता। ठीक हो गया? तो ये वाली बात क्लियर हो गई। तो हमने आपको क्या बता दिया कब पैसिव बनता और कब नहीं बनता? हमने आपको बता दिया भाई पैसिव बनाने के लिए आपके पास दो चीजें लाजमी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब भी आप पैसिव नहीं बना सकते, और अगर वर्ब नहीं है तब भी आप पैसिव नहीं बना सकते। और दूसरी बात, हमने आपको ऑब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया कि ऑब्जेक्ट जो है प्रोनाउन भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकते हैं। प्रोनाउन को तो पहचानना बहुत आसान है क्योंकि आपको याद होते हैं प्रोनाउंस, ठीक है ना। लेकिन नाउन को पहचानने के लिए हमने आपको बता दिया क्या, कि जब आप वर्ब के पास जाएंगे, उसकी मीनिंग के पास जाएंगे और सवाल करेंगे व्हाट, तो जवाब में क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है कहीं भी ऑब्जेक्ट पहचानने का, ठीक है जी। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। अब हम आपको यहीं से मजीद आगे लेके चलते हैं और कुछ नई बातें बताते हैं आपको, ठीक है ना। तो देखते हैं, अब मैं ये मिटा देता हूं थोड़ा सा।
ताकि आपको आगे की चीजें बताई जाए। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने एक नया सेंटेंस लिख रहा हूं, सही है ना। सेंटेंस क्या है मेरे पास, आई लुक एट यू और आई लुक आफ्टर यू। अब मैंने यहां पे देखे दो सेंटेंसेस लिखे आपके सामने, आई लुक एट यू, आई लुक आफ्टर यू। तो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं जो चीजें लिखी हुई ये क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे हम आई का पता करते हैं, लुक का पता करते हैं, एट और आफ्टर का पता करते हैं और यू का पता करते हैं। तो देखें सबसे पहले मैं पूछूं अगर आई क्या है तो आई सब्जेक्ट है। अब मैं आपसे पूछूं भाई कैसे पता चल गया आई सब्जेक्ट है, तो आप सिंपल ये कह सकते हैं सर ये देखें ये लिखा हुआ आई और आई जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, लिहाजा ये सब्जेक्ट है। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं कि सर देखिए ये काम कर रहा है, ये एक्शन कर रहा है इसलिए सब्जेक्ट नहीं। आप सिंपल बताएंगे सर ये देखिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन है लिहाजा ये सब्जेक्ट है, खत्म बात। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या है, अगर पूछा जाए ये वर्ब क्या है तो ये लुक जो है आपके पास वर्ब है। लुक का मतलब देखना, देखना एक एक्शन है और एक्शन को वर्ब कहते हैं। अच्छा एट की बात करें तो ये प्रेपोजिशन है, आफ्टर की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, ये भी प्रेपोजिशन। अब सवाल ये है सर ये जो यू लिखा हुआ है ये क्या है। फिलहाल हम इसको यू को ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देता हूं आपके लिए। वो कैसे है, देखिए मेरा ऐतराज ये है कि हमारे पास जो सब्जेक्टिव यू है वो भी यू है, जो ऑब्जेक्टिव यू है वो भी यू है। तो हमें कैसे पता चल गया कि ये जो यू लिखा हुआ है ये सब्जेक्ट वाला है या ऑब्जेक्ट वाला है। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर देखें ये इसलिए ऑब्जेक्ट है क्योंकि सब्जेक्ट तो पहले से गिवन दिया हुआ है, सही ना। अगर ऑब्जेक्ट आप इसलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट पहले से गिवन है तो देखिए मैं यहां से क्या करता हूं, मैं इस सब्जेक्ट को मिटा देता हूं। ये ले अब मैंने सब्जेक्ट मिटा दिया, अब तो सब्जेक्ट नहीं है ना पहले से, ठीक है ना, अब तो भाई सब्जेक्ट नहीं है ना पहले से। तो अब बताएं अब इसे हम ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं या हमें कैसे पता चल गया कि ऑब्जेक्ट है, सही। तो अब बहुत सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो नहीं पता क्योंकि सब्जेक्टिव यू भी यही है और ऑब्जेक्टिव यू भी यही, ठीक है ना। अब लॉजिक क्या है तो हम आपको क्लियर कर देते हैं, वही पुरानी बात। देखिए याद रखिएगा जब भी यू जो है वो वर्ब के बाद आएगा, जब भी यू वर्ब के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि जब भी कोई प्रोनाउन वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही होता है, क्योंकि कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन वर्ब के बाद नहीं आ सकता, ठीक है। हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होगा वो कहां आएगा, वो वर्ब से पहले आएगा। अगर सपोज करें यहां पर इस जगह पर लिखा हुआ होता है यू, सही ना, तो मैं इसको फौरन क्या कहता, मैं सब्जेक्ट कहता। क्यों कहता, क्योंकि ये वर्ब से पहले, जब भी वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और अगर कोई वर्ब के बाद होगा तो वो क्या होगा, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो उम्मीद है आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी, सही। तो इसीलिए मैंने इस यू को क्या कहा है, ऑब्जेक्ट कहा है, क्योंकि ये वर्ब के बाद है, ठीक है। अच्छा अब हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल ये है कि हम इन दोनों टेंसेस के पैसिव बनाना चाहते हैं, ठीक है। और हमने आपको बताया कि पैसिव बनाने के लिए कितनी चीजें रिक्वायर है, मैक्सिमम तो 5 रिक्वायर है, लेकिन कम से कम 2 चीजें होनी चाहिए एक पैसिव बनाने के लिए, कम से कम भी और लाजमी 2 चीजें आपके पास पैसिव बनाने के लिए होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, एक तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा वर्ब होना चाहिए। हाँ तो देखें ना सर हमारे पास वर्ब भी मौजूद है, सॉरी हमारे पास ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और हमारे पास तो वर्ब भी मौजूद है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों टेंसेस के पैसिव बन जाएंगे। तो अब हम आपको यहां पे थोड़ा सा आपके माइंड को ब्रॉड करना शुरू करते हैं और अब आपको ऐसी रियलिटीज बताएंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगी। और वो रियलिटी क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी और वर्ब होने के बावजूद भी पैसिव नहीं बनता। सवाल ये सर अभी तो आपने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बन जाएगा और अगर ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों होगा तो पैसिव तो लाजमी बनेगा। तो सर देखें ना ऑब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है तो पैसिव बनना चाहिए ना। हाँ बनना तो चाहिए, लेकिन इस वाले सेंटेंस का नहीं बनेगा, इसका पैसिव बन जाएगा। अब आपको एतराज करना चाहिए सर ये क्या बात हो गई, सही ना। देखे ना सर ऑब्जेक्ट भी दोनों के सेम है, वर्ब भी दोनों के सेम है, अगर बना रहे तो फिर दोनों के बने और अगर नहीं बना तो फिर दोनों के मत बने। और प्लस वही वाली बात कि सर पैसिव बनाने के लिए तो ऑब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए, तो सर दोनों में तो ऑब्जेक्ट रहेगा दोनों में वर्ब भी रहेगा, तो फिर आप एक का बना रहे हैं और एक का नहीं बना रहे, तो ये क्या इशू है। तो हम आपको क्लियर कर देते हैं ये क्या इशू है। देखें याद रखिएगा, हमेशा बड़ी अहम बात बता रहा हूं आपको, सही है, ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती ये बात, तो मैं क्या बताने लगा आपको। देखिए याद रखिएगा,
कि मैं आपको एक ऐसी लॉजिक बताने लगा हूं जो पहले किसी ने शायद आपको नहीं बताई होगी। इसका नहीं बनेगा और इसका बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसका बताता हूं। देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट से ठीक पहले कौन आ जाए, प्रेपोजिशन। मेरे बात पे गौर कीजिएगा। अगर आप इसे ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से ठीक पहले अगर कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो उसका पैसिव नहीं बनता। तो सवाल ये सर, तो इस वाले में भी तो यही है, ये ऑब्जेक्ट से पहले ये भी तो प्रेपोजिशन है, तो फिर इसका क्यों बना रहे हैं हम? तो इसमें इसका भी नहीं बनाया क्योंकि इसमें भी ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन है, लेकिन नहीं इसका हम बनाएंगे। तो सवाल ये सर, ये क्या बात हो गई? कहीं पे आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन हो तो नहीं बनेगा, कहीं आप बोल रहे हो ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन हो तो बन जाएगा, तो ये क्या बात हो गई? तो देखें, असल में प्रीपोजिशन की कुछ टाइप्स होती, सही ना? ये यूं समझ लें कि प्रीपोजिशंस की कुछ नेचर्स होती, सही ना? उन नेचर्स की बिना पर हम डिसाइड करते हैं कि बनना चाहिए पैसे या नहीं बनना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब मेरे लफ्जों पे गौर कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्ट से ठीक पहले, अगर ऑब्जेक्ट से ठीक पहले मैंगो प्रेपोजिशन हो, अगर ऑब्जेक्ट से ठीक पहले क्या हो, मैंगो प्रेपोजिशन। मजाक के द्वारा बोल रहा हूं, समझाने के लिए से। मैंगो प्रेपोजिशन कोई नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूं मैंगो प्रेपोजिशन। मैंगो का मतलब क्या होता है? आम। सर वो तो आम तो सर खाने वाला अलिफ से आता है, अलिफ मद्दा से आता है, आपने आइन से लिख दिया। हाँ, सिर्फ समझाने के लिए कि मैंगो प्रेपोजिशन का मतलब आम प्रेपोजिशन, आम का मतलब बेकार प्रेपोजिशन, बेकार का मतलब ऐसे ही प्रेपोजिशन। अब सवाल ये सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा प्रेपोजिशन बेकार है और कौन सा प्रेपोजिशन बेहतरीन है? तो देखिए, अब आपको आम और खास का फर्क बता देता हूं मैं आपको। देखिए, जब हम बात करते हैं लुक के हवाले से, तो लुक का मतलब क्या होता है? देखना। लेकिन अगर मैं लुक के साथ एट लिख दूं, लुक एट, तो क्या इसका मतलब बदलेगा? लुक का मतलब भी देखना है, लुक एट का मतलब भी देखना है। तो ऐसे प्रेपोजिशन जो वर्ब के साथ लगे लेकिन उनकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं आए, तो ऐसे प्रेपोजिशन कौन से प्रेपोजिशन कहलाते हैं? मैंगो यानी के आम प्रेपोजिशन, यानी बेकार प्रेपोजिशन। और अगर हम बात करें किसके हवाले से, लुक के हवाले से, तो लुक का मतलब है देखना, लेकिन जैसे मैं लुक के साथ आफ्टर लिखूंगा तो अब इसका मतलब बदल जाएगा। पहले लुक का मतलब था देखना, लेकिन लुक आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा? देखभाल करना। सही है, देखभाल करना, यानी मतलब बदल गया। तो ऐसा प्रेपोजिशन जो वर्ब के साथ लगे और उसकी मीनिंग क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो ये प्रेपोजिशन खास प्रेपोजिशन कहलाते हैं और इनका पैसिव बनता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यू से पहले अगर खासम खास कोई प्रेपोजिशन आ रहा है, खासम खास से मुराद जिसकी वजह से वर्ब की मीनिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है, तो उसका तो पैसिव हम बनाएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट से पहले ऐसे प्रेपोजिशन आ रहे हैं जो मैंगो, आम, बेकार से प्रेपोजिशन है, जिनके होने से या ना होने से वर्ब की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ऐसे जुमले का पैसिव हम नहीं बनाते। सही थी? तो क्लियर हुआ बात आपको कि कब पैसिव बनेगा और कब पैसिव नहीं बनेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट से पहले फजूल से प्रेपोजिशन हो जिनके लगने ना लगने से वर्ड की मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, सही है ना, तो उनका पैसिव आप मत बनाइएगा। और अगर ऑब्जेक्ट से पहले खास प्रेपोजिशन आ रहे हो, ऐसे खास प्रेपोजिशन जिनके लगने से वर्ड की मीनिंग क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, तो उनके पैसिव हम लाजमी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो हम आपको बताएंगे बाद में, क्योंकि आज की क्लास हमारी सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि कब पैसिव बनेगा, कब नहीं बनेगा, क्या होता है पैसिव, क्या होता है एक्टिव। सही है, तो यहां तक की बात आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी। अब हम आपको दूसरी बातें बताते हैं इसके अंदर मजीद। ठीक है जी? अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अभी हम इसी पे चल रहे हैं कि कब बनेगा पैसिव, कब नहीं बनेगा पैसिव। ठीक है ना, क्योंकि ये कब वाली बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि बस जो भी जुमला आ जाए उसका पैसिव बना दो, ऐसा नहीं होता कभी भी। सही? अब मिसाल के दो जुमले लिख रहा हूं आपके सामने। मैं लिख रहा हूं क्या? शी टेक्स क्लास, और अगला सेंटेंस में लिखता हूं शी गोज इनटू द क्लास। सही? अब सवाल मेरा यह है आपसे कि शी जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। टेक्स का मतलब वर्ब है, ये गोज का मतलब ये भी वर्ब है, ये क्लास है और ये भी क्लास है। अब लोग क्या देखते हैं? शी टेक्स क्लास, आपने क्लास को भी ऑब्जेक्ट कह दिया
आपने इस क्लास को भी ऑब्जेक्ट कह दिया। यानी मोस्टली तालिब इल्म के सामने अगर मैं ये सेंटेंस लिखूंगा तो वो इसमें ये वाली क्लास को क्या कह देंगे, ऑब्जेक्ट कह देंगे। लेकिन याद रखें कि ये वाली क्लास ऑब्जेक्ट नहीं है। अब सवाल ये सर क्लास ही तो है, इसको भी आप ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, इसको भी ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, क्या हो जाएगा? लेकिन नहीं, असल में इनकी नेचर्स अलग है। अगर पूछो आपसे इन दोनों क्लास में डिफरेंस क्या है, शी टेक्स क्लास और शी गोज इनटू द क्लास, ये दोनों क्लास है, इनमें डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? तो देखें फर्क बड़ा वाज़ेह है। वो क्या फर्क है? अब यहां लिखा हुआ है टेक्स, टेक्स से मुराद, वैसे तो टेक्स का मतलब लेना होता है, लेकिन शी टेक्स क्लास से मुराद यहां पर पढ़ाने का सेंस है, सही है ना, यानी क्लास लेना, पढ़ाना। तो हमने इस पढ़ाने से पूछा कि भाई पढ़ाते तो हो, लेकिन व्हाट, क्या पढ़ाते हो? तो जवाब मिला कि भाई हम तो क्लास को पढ़ाते हैं। तो ये जो क्लास जो ये लिखा हुआ है पढ़ाने वाली क्लास, सवाल ये है कि क्या ये आप चार दीवारी को समझ रहे हैं क्लास? भाई अगर मैं कहूं आई टेक माई क्लास, मैं अपनी क्लास पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूं? नहीं, क्लास का मतलब है मेरे तालिबे इल्म, मेरे स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आई टेक क्लास से मुराद मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो स्टूडेंट्स तो ऑब्जेक्ट हो गए। ये वाली क्लास है, ये कौन सी क्लास है? ये स्टूडेंट्स वाली क्लास है। लेकिन अब लिखा हुआ शी गोज इनटू द क्लास, शी गोज इनटू द क्लास, यानी टीचर जो है वो कहां जा रही है? वो क्लास के अंदर जा रही है, यानी दरवाजा है ये, और टीचर कहां जा रही है? क्लास के अंदर जा रही है। तो अब जब क्लास में जा रही है तो ये जो क्लास है ये क्या है? ये एक प्लेस है, सही ना। और याद रखिएगा प्लेसेस कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, प्लेसेस कभी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे तालिब इल्म इस बात में मेरी कंफ्यूज होंगे, लिहाजा मैं आपकी कंफ्यूजन को यहीं के यहीं दूर कर देता हूं और आसान कर देता हूं ताकि हर किसी को समझने में आसानी हो। देखिए अब मैं आपको थोड़ा परेशान करता हूं, थोड़ा डाइवर्ट करता हूं। कैसे? मैं लिखता हूं शी कंस्ट्रक्ट्स क्लास। अब सवाल यह है, शी का मतलब सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कंस्ट्रक्ट जो है वर्ब है, कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है तामीर करना। तो तामीर करने से पूछा भाई तामीर तो करते हैं लेकिन क्या? तो जवाब में आया भाई क्लास। अब मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, तो सर हम जब तामीर कर रहे हैं तो वो भी तो चार दीवारी तामीर कर रहे हैं। अभी तो आपने कहा कि चार दीवारी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होती, प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इस वाले प्लेस को आप ऑब्जेक्ट क्यों कह रहे हैं? तो देखिए इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए, देखिए इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए हम आपको एक शॉर्टकट बता दें। और वो शॉर्टकट क्या है कि ताकि आप प्लेसेस को समझने में आसानी हो जाए कि किस प्लेस को ऑब्जेक्ट नहीं लेना है और किस प्लेस को ऑब्जेक्ट लेना है। तो ये हम आपको आसान कर देते हैं। कैसे? हम आपको चंद वर्ड्स लिखवा देते हैं, सही। मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने, चंद वर्ड्स लिख देता हूं। वो अल्फाज आपको बड़ा आसानी पैदा कर देंगे पहचानने के लिए कि किसको, किस प्लेस को आपने ऑब्जेक्ट लेना है और किसको ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। जैसा कि एक वर्ड है गो, एक वर्ड है कम, एक वर्ड है रीच, एक वर्ड है अराइव और एक वर्ड है लिव, सही। देखिए जब भी आपको किसी सेंटेंस में ये पांच वर्ड आ जाएं, सही ना। अच्छा, पांच वर्ड्स, जैसे गो का मतलब जाना, जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, प्लेस होगा। कम का मतलब आना, आएंगे तो कहीं ना कहीं आएंगे, प्लेस होगा। रीच का मतलब पहुंचना, पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, प्लेस होगा। अराइव का मतलब भी पहुंचना, पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, प्लेस होगा। लिव रहना, जहां भी रहेंगे वो क्या होगा? वो प्लेस ही होगा, ठीक है जी। तो लॉजिक समझाने क्या है, अगर आपके जुमले में ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो ये हमेशा जो चीज दिखा रहे होंगे वो क्या होगी? वो प्लेस होगी। और अगर ये वाले वर्ड्स किसी जुमले में आ जाएं तो उसका पैसिव आप मत बनाइएगा, क्योंकि वो जिस ऑब्जेक्ट की तरफ निशानदेही करेंगे वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? वो प्लेस होगा, सही। तो इन लफ्जों को याद रखने, ये वर्ब अगर आ जाए तो आप उनका पैसिव मत बनाइएगा। या इनके जैसे, जैसे मूव आ जाए, मूव, सही है ना। अब मूव का मतलब आई एम मूविंग टू माई होम, सही है ना। ये मूव भी किस सेंस में आ रहा है? जाने के सेंस में आ रहा है। तो हर वो चीज जो ये वाले अल्फाज हो या इनका सेंस दे रहा हो, तो वो हमेशा जिस ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करेंगे वो हमेशा क्या होगा? प्लेस होगा। और उन प्लेसेस का ऑब्जेक्ट आप कभी भी तसव्वुर नहीं कीजिएगा, उनका पैसिव नहीं बनाइएगा। जैसे अगर मैं इस सेंटेंस का आपसे कहूं शी गोज, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसमें जो क्लास दी गई है वो प्लेस है और प्लेस को हम ऑब्जेक्ट नहीं कहते, सही।
तो अगर आपको प्लेसेस यहां से समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आया तो आप ये 5 वर्ड्स याद कर लें और इनकी नेचर समझ लें कि इन लफ्जों का जब भी आ जाए, आने जाने रहने के सेंस में आ जाए, तो कभी भी वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्लेसेस होते हैं और उनको ऑब्जेक्ट हम नहीं कहते। सही है, तो होपफुली आपको ये वाली बात भी क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। एक और छोटी सी बात आपको और बताते हैं, उसके बाद जो है इसका इंट्रोडक्शन हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब वो एक और छोटी सी बात कहने को तो बहुत छोटी सी है, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी हम आपको बताते हैं। देखिए एक जुमला है कि व्हाट डू यू टीच। सही, व्हाट डू यू टीच। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये तमाम चीजें क्या हैं, तो आप कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे सर व्हाट का मतलब तो ये WH वर्ड है, WH फैमिली से बिलोंग करता है, WH क्वेश्चन कहलाता है, सही है ना। ये जो डू लिखा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब हैगा, ये टीच वर्ब हैगा, वर्ब से पहले यू लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा, ये सब्जेक्ट हैगा। तो सर इसमें WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है। क्या इस जुमले में आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? नहीं, ऑब्जेक्ट तो नजर नहीं आ रहा। जब ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा तो क्या आप इसका पैसिव बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, लेकिन इस जुमले का पैसिव बनेगा और इसमें ऑब्जेक्ट है मौजूद। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको हिंट देता हूं ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए। देखिए अगर मैं लिखता हूं शी ड्राइव्स, शी मतलब सब्जेक्ट, ड्राइव्स मतलब वर्ब, ड्राइव का मतलब होता है चलाना। अब इसमें मुझे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, सही है ना, मुझे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं इस चलाना से पूछूंगा कि भाई चलाते तो हैं, चलाना तो है, लेकिन क्या चला रहे हैं, सही ना। तो जब तक आप क्या नहीं पूछेंगे तो आपके सामने कार यानी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। यानी आसान लफ्जों में आपको ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा कौन करवाता है? व्हाट करवाता है। यानी इन शॉर्ट दबे हुए लफ्जों में ऑब्जेक्ट किसमें छुपा हुआ होता है? व्हाट में छुपा हुआ होता है, सही ना। तो आसान लफ्जों में याद रखिएगा, जब आपको पैसिव बनाने के लिए कोई सेंटेंस दिया जाए और वो व्हाट से स्टार्ट हो रहा हो, तो व्हाट बेसिकली खुद क्या कहलाता है? वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। सही है, याद रखिएगा व्हाट हमेशा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट ढूंढना है, देखिए हम व्हाट कहते हैं क्यों है? हम ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए तो व्हाट कहते हैं, भाई व्हाट डू यू टीच, तुम हो, पढ़ाते हो, पढ़ाते तो हो, लेकिन क्या? जब तक तुम क्या नहीं पूछोगे तो पापा इंग्लिश या उर्दू या अरबी कैसे आएगी? ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? तो इन शॉर्ट कि जब भी व्हाट आ जाए तो आपने उसको क्या कंसीडर करना है? आपने उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है। तो होपफुली आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। पैसिव कैसे बनता है वो हम आपको फर्दर क्लासेस बताएंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। आखिरी बात और रह गई है, वो हम आपको करा देते हैं कंप्लीट। उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम क्या स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू मेक पैसिव, कि पैसिव बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो देखें एक और बात, बड़ी अहम बात जो लोगों को नहीं पता होती, जैसे लिखा हुआ है हु टीचेस इंग्लिश, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, हु टीचेस इंग्लिश। अब टीचेस जो है ये तो वर्ब है, पढ़ाने से पूछा हमने, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाना से हमने पूछा भाई क्या पढ़ाते हो, सही, तो जवाब में हमें मिला भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये सर ऑब्जेक्ट तो मौजूद है हमारे पास, ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा सर। तो आप गौर तो करें, ये जो हु है ये बेसिकली क्या होता है? ये सब्जेक्ट ही तो होता है, सही है ना भाई। आपने अगर सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो किससे पूछेंगे? हु से तो पूछेंगे। भाई टीच का मतलब पढ़ाना, इंग्लिश का मतलब इंग्लिश, पढ़ाई तो जा रहे हैं इंग्लिश, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है? सब्जेक्ट कौन है? डूअर ऑफ एन एक्शन कौन है? काम करने वाला कौन है? तो हु जो है उसी में छुपा होता है सब्जेक्ट आपका। जब आप बोलेंगे ना हु टीचेस इंग्लिश, तो जवाब में मिलेगा सर फरहान टीचेस इंग्लिश, ठीक है ना। तो लॉजिक क्या है कि इन शॉर्ट, यानी अगर आप थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो आप सिंपली याद रख लीजिए कि हु जो होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? वो सब्जेक्ट कहलाएगा,
और पैसिव कैसे बनेगा इसका वो हम आपको फर्दर क्लासेस में बताएंगे। तो होपफुली आज आपको एक्टिव टू पैसिव का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्यों होता है, पैसिव क्यों होता है, कब एक्टिव बनता है, कब नहीं बनता है, कब पैसिव बनता है, कब नहीं बनता। और हमने पैसिव की बहुत सारी बातें आपको बताई, कब कब बनता है, कब कब नहीं बनता। हमने आपको ऑब्जेक्ट पहचानना सिखा दिया, हमने आपको जनरल थीम बता दी इसकी, व्हाट ऑब्जेक्ट होता है, हु सब्जेक्ट होता है, ये बातें बता दी। तो अब इंशाल्लाह जो हमारी फर्दर क्लास होगी वो हम आपको वन बाय वन जो है वो सबके पैसिव बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा एक्टिव पैसिव का। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं आपके साथ पैसिव बनाने के लिए, उसमें आपको सिखाएंगे हाउ टू मेक पैसिव। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।